हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। साथियों, आज की इस वीडियो क्लास में हम लोग सीटेट 2021 के जनवरी में जो एग्जाम हुआ था, उसके क्वेश्चनों को डिस्कस करने वाले हैं। उम्मीद है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और इस समय अपनी जुलाई की तैयारी के लिए व्यस्त होंगे। उसी कड़ी में आज हम लोग इस पेपर में आए हुए मैथमेटिक्स के जितने भी क्वेश्चन हैं, उन सभी क्वेश्चनों को इजी मेथड से सॉल्व करेंगे, जो कि आपके आने वाले सीटेट एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगा। क्योंकि सबसे ज़्यादा साथियों को दिक्कत मैथमेटिक्स में होती है और उसी दिक्कत को दूर करने के लिए हमने आप लोगों के लिए ये वीडियो बनाया है। तो चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। देखिए, क्वेश्चन दिया हुआ है कि यदि 0.139, 0.75, 2.105 माइनस 1.001 मल्टीप्लाई 1.1 इज इक्वल टू 2 माइनस के है, तो के का मान ज्ञात कीजिए। देखिए, इस प्रकार का क्वेश्चन होता बहुत बेसिक लेवल का है और इनको लगाने में उतनी ही सावधानी बरतनी होती है। तो चलिए, सबसे पहले जो दिया हुआ गया डेटा है उसको हम नोट कर लेते हैं। 139, 0.750 और 2.105। जो सभी हमें हमारे पास डेटा उपस्थित है, इनको हम पहले ऐड कर लेंगे। तो 9 5 14 की 4 कैरी 1 होगा। 5 3 8 1 कितना हो जाएगा 9, 7 1 8 1 9 और यहाँ पर इतना आ गया। ठीक ना। अब इसी में हमको माइनस करना है। क्या माइनस करना है? देखिए साथियों, हमें माइनस करना है 1.001 मल्टीप्लाई 1.1। तो जब हम इस दिए गए नंबर का मल्टीप्लाई कराएंगे, तो आप लोग जब करवा लेंगे तो वो मल्टीप्लाई आ जाएगा 1.011। अब देखिए, इसमें क्या कह रहा है कि इसको हमें इसमें से घटाना है, तो हम घटा लेते हैं। यहाँ जीरो कर लेंगे, तो 10 में से 1 जाएगा तो 9, यहाँ बचा 3, 3 में से 1 गए 2, यहाँ बचेगा 9, 9 में से 1 गए 8 और 1, यानी कि 1.8929। ठीक। अब ये जो हमसे इक्वेशन दे रहा है 1.8929, ये इज इक्वल टू है 2 माइनस कितने के। तो के को जब हम इधर लाएंगे तो 1.8929 माइनस कर देंगे। एक मिनट, इसको थोड़ा सा इरेज कर लिया जाए। पहले 2 रहेगा, 2 माइनस 1.8929। तो जब हम इसको घटा लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 0.1071, यानी कि हमारे जो पहले क्वेश्चन का आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर थर्ड आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक। तो उम्मीद है कि ये पहला क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन दिया हुआ है आपके सामने कि a इज इक्वल टू है -3/4 और b इज इक्वल टू दिया है 5/6। तो कह रहा है कि निम्न में से कौन सी संख्या a और b के बीच में स्थित नहीं है। हमसे ये पूछा गया है कि a और b के बीच में कौन सी संख्या स्थित नहीं है। तो यहाँ पर अगर हम a का मान पॉइंट में निकालेंगे तो 0.75 आएगा माइनस में, और b का मान निकालेंगे तो 6 अट्ठे 48, 2 बचेगा, 6 3 18, यानी कि 0.83 आ जाएगा। तो अब जितने भी नंबर इसके बीच में लाई करेंगे वो तो होंगे, जो नहीं लाई करेगा वो नहीं होगा। याद रखिएगा, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस। तो ये जीरो दिया हुआ है, तो जीरो तो जाहिर सी बात है कि इनके बीच में आएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 0.5 आ जाएगा माइनस में, वो भी 0.7 के पहले आ जाएगा। 5 और 20, 0.4 ये भी आ जाएगा। देखिए, 9 सते 63, 7 आ जाएगा, फिर 9 सते 63, तो माइनस में 0.77 है। तो माइनस में देखिए इसकी लिमिट कहाँ तक दी गई है, 0.75 तक, और ये हमारा कहाँ पर है, 77 पर। तो इसका मतलब होगा कि जो हमारा ऑप्शन नंबर 4 होगा वो हमारा इसका करेक्ट आंसर होगा कि ये इनके बीच में नहीं आएगा।
ठीक? तो उम्मीद है साथियों आपको ये दोनों क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1.7 into 10 to the power 4 और 12.5 into 10 to the power minus 6 के गुणनफल को मानक रूप k into 10 to the power n द्वारा व्यक्त किया जाता है, k प्लस n का क्या मान होगा? देखिए 1.7 into 10 to the power 4 है। समझिएगा कि 1.7 into 10 to the power 4 मल्टीप्लाई 12.5 into 10 to the power minus 6 है। तो जब हम मल्टीप्लाई इसका कराएंगे तो 17 का मल्टीप्लाई हम इसमें कराएंगे तो 17 पचे 85 की 5 हाथ से लगा 8, 17 दूना के 34, 34 8 42 की 2 हाथ से लगा 4, 17 का नाम 17, 17 4 21, एक अंक पे यहाँ दशमलव, एक अंक पे यहाँ दशमलव मिला देंगे 2 अंक पे दशमलव हो जाएगा और 6 में से इसको निकाल देंगे तो माइनस 2 आ जाएगा। अब देखिए इसको मानक रूप में बदलते हैं तो एक अंक पे पॉइंट आ जाएगा और एक अंक पे पॉइंट आएगा तो एक 10 रिलीज होगा और वो 10 इसमें से जब हम घटा देंगे तो 10 की घात माइनस 1 हो जाएगा। ठीक? तो अब हमसे क्या कह रहे हैं कि ये जो रूप है वो k इंटू 2 के पावर k इंटू 10 टू द पावर n का रूप है। इसका मतलब k का जो मान है वो 2.125 है और n का मान जो है वो -1 है। तो हमसे पूछ रहे हैं ये कि 2k प्लस n का मान निकालिए। 2k का मान 2.125 मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई थोड़ी होगा माइनस होगा, -1 हो जाएगा क्योंकि n का मान -1 है। अब इसको जब हम घटाएंगे तो पहले तो मल्टीप्लाई करा लेते हैं। 5 दूना के 10 की 0 हाथ से लगा 1, 2 दूना के 4 1 5, 2 का नाम 2, 2 दूना के 4 -1। तो इसको जब घटाएंगे तो आ जाएगा 3 दशमलव कितना 25 यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर आपका जो 4 होगा वो करेक्ट आंसर होगा। ठीक? इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन मजेदार क्वेश्चन और अच्छा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्याएं दी गई हैं जिनका रेशियो 3:5 है। तो जैसे रेशियो दिया है ना तुरंत मान लीजिए पहली संख्या आपकी 3x है दूसरी 5x है। कह रहा है कि ये दोनों में 12 जोड़ा जाए मतलब 3x में भी 12 जोड़िए और 5x में भी आपको 12 जोड़ना है। 5x प्लस 12 तो कह रहा है कि जो रेशियो है वो 5:7 का हो जाता है। अब इसको हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 7 त्रिकम 21 x 12 सत्ते 84 12 पच्चे देखिए 5 पच्चे 25 और 12 पच्चे 60 तो 84 माइनस 60 बराबर 25x माइनस 21x। तो इसमें से घटाएंगे तो 24 आ जाएगा बराबर 4x के तो x बराबर कितना आ जाएगा 6। तो कह रहे हैं कि दोनों संख्याओं का योग क्या है तो अब दोनों संख्याएं निकाल लेते हैं तो पहली संख्या हमारी हो जाएगी 18 और दूसरी संख्या हमारी हो जाएगी 30। 30 और 18 जोड़ देंगे तो आ जाएगा 48 यानी कि हमारा जो ऑप्शन नंबर थर्ड होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। देखिए साथियों बताने की स्पीड थोड़ी ज्यादा हो सकती है क्योंकि अब आप लोग एज अ टीचर वर्क करेंगे तो इसलिए हम लोग क्वेश्चन को जो भी छोटे क्वेश्चन को तेजी से सॉल्व करेंगे जो हमारे थोड़ा सा टफ क्वेश्चंस होंगे उन पे हम लोग ज्यादा समय देंगे। ठीक ना? तो ऐसे क्वेश्चन जो है इन पे हम ज्यादा समय देकर आपको अच्छे से समझाते हुए चलेंगे और जिससे कि आप लोग का सीटें निकल जाए और ऊपर वाले करे कि आप लोग की अच्छे से जॉब लग जाए। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि किसी वस्तु का अंकित मूल्य 840 रुपए है
दुकानदार इस अंकित मूल्य पर 15% का डिस्काउंट देता है। अंकित मूल्य मतलब जो उस पे लिखा हुआ दाम है, उस पे 15% का डिस्काउंट देकर वो बेच रहा है। फिर भी उसे 19% का लाभ होता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है कि वास्तव में उसने वस्तु को कितने दाम पे खरीदा है। तो चलिए देख लेते हैं। ठीक, जो हमारे इंग्लिश वर्जन वाले साथी होंगे, तो यहाँ से क्वेश्चन पढ़ लेंगे, क्योंकि सॉल्यूशन तो आप जानते ही हैं कि दोनों का ही सेम। तो देखिए, अंकित मूल्य कितना दिया हुआ है? अंकित मूल्य एक्चुअल प्राइस, ठीक है? तो एक्चुअल जो प्राइस है या एक्यूट, देखिए, जो अंकित मूल्य यानी कि एक्यूट प्राइस दिया हुआ है, वो अपने पास 840 है और जो डिस्काउंट दे रहा है, वो 15% का दे रहा है और फिर भी उसे लाभ 19% का हो रहा है। तो लाभ किस पे हो रहा होगा उसको? लाभ तो क्रय मूल्य पे हो रहा होगा। तो पहले तो हम जब वो 840 पे 15% डिस्काउंट देकर बेचा, तो वो कितने पे बेचा पहले हम वो निकाल लेते हैं। तो यानी कि इसकी हम मार्केट प्राइस निकालते हैं। तो मार्केट प्राइस क्या होगा? एक्यूट प्राइस फिर 100 माइनस डिस्काउंट अपॉन 100। तो 840 गुणे 85 बटे 100। तो 0 से 0 कट जाएगा। 5 दुना के 10, 5 17 में 85, फिर 2 से काटेंगे तो 42 आ जाएगा। अब देखिए, 17 दुना के 34, 4 हाथ से लगा 3, 17 चौका 68, 3 71, 714। यानी कि वो मार्केट प्राइस उसकी 714 है। लेकिन याद रखना कि 714 पे वो कितने परसेंट का लाभ कमा रहा है? 19% का। तो हम 100 वाले फॉर्मूले में जाते हैं। जैसे देखिए, किसी चीज का जब हम क्रय करते हैं तो वो दाम कितने परसेंट होता है? 100% होता है। अब वो 100% पे कितने परसेंट का लाभ ले रहा है? 19% का। तब जो 19% का लाभ ले रहा है, इसका मतलब वो परसेंट ले रहा है 119 का, और वो 119% उसका है 714 के बराबर। 1% हो जाएगा 714 बटे 119, 714 बटे 119। ठीक, और जब 714 को हम 19 से काटेंगे तो ये 6 बार जाएगा। कितना बार जाएगा? 6 बार। यानी 1% अगर 6 के बराबर हुआ, तो 100% दाम उसका कितने के बराबर होगा? 600 के। यानी कि उस वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो 600 है। यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है ये। देखिए, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि 5x माइनस 7/3 प्लस 2 इज इक्वल टू 4x माइनस 3/4 प्लस 4x। अब कह रहे हैं तब 8x प्लस 5 का मान बताइए। 8x प्लस कितने का मान बताना है हमको? 5 का। ठीक, क्वेश्चन हमने नोट कर लिया। अब हमें इसको सॉल्व करना है। तो देखिए कैसे सॉल्व होगा ये। करेंगे क्या हम? 4x माइनस 3/4 प्लस 4x, ये प्लस इस साइड आएगा माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू 2। ठीक, हम सबका एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम कितना आ जाएगा इसका? 12 आ जाएगा। ठीक, तो 4 तियां 12, 3 बार जाएगा। 3 चौक 12x माइनस 3 त्रिका 9 प्लस 12 चौके 48x माइनस 5 चौक 20x माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस 12 से 84, हाँ सॉरी, 4 तियां 12, 5 चौक 20, तो यहाँ पर आ जाएगा 4 बार जाएगा, 7 चौक 28 हो जाएगा, इज इक्वल टू 2। तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। देखिए, 48 में से 20 घटाएंगे तो 28 हो जाएगा। 28 और 12 मिलकर आ जाएगा 40x माइनस, इसमें से इसको घटाएंगे तो माइनस माइनस प्लस 19/12 इज इक्वल टू 2। देखिए, हर क्वेश्चन पे बेसिक लॉजिक जितना भी लग सकता है, मैं ज्यादातर क्वेश्चन आपको बगैर ट्रिक के बेसिक लॉजिक का बताऊंगा, क्योंकि ट्रिक याद नहीं रहता, बेसिक्स याद रहते हैं। ठीक ना? तो 4x प्लस 19 बराबर 12 दुना के 24। तो 40x इज इक्वल टू 24 में से 19 जाएगा 5, तो x की वैल्यू आ जाएगी 5/40। आप काट देंगे, आ जाएगा 1/8। हमें निकालना है मान 8x प्लस 5 का।
तो 8 x का मान 1/5 काट देंगे, 5 तो 5 और 1 मिल कितना आ जाएगा 6, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर पहला आपका राइट आंसर होगा। ठीक, तो जो साथी जिनको समझ में कम आ रहा है, आप लोग कमेंट कर सकते हैं क्योंकि लाइव क्लासेस भी चैनल पे चल रही हैं। ठीक, तो थोड़ा-सा नेटवर्क इश्यू के कारण हम लोग लाइव नहीं आ पा रहे हैं, इसीलिए रिकॉर्डेड वीडियो आपके सामने प्रेज़ेंट कर रहे हैं। तो उम्मीद है कि हमारे जो भी दोस्त होंगे, जो भी बहनें होंगी, सबको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि मान लीजिए कि p इक्वल टू 12xy माइनस 10y स्क्वायर माइनस 18x स्क्वायर, और जो q का मान दिया हुआ है वो दिया हुआ है 14x स्क्वायर 12y स्क्वायर प्लस 9xy, और r का मान दिया हुआ है कि 5y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस xy। तो हमसे क्वेश्चन कह रहा है कि p प्लस q माइनस r का मान निकालिए। तो देखिए इसको हम यहीं साइड में कहीं सॉल्व कर लेते हैं। देखिए p प्लस q, तो पहले दोनों को जोड़ना है, तो जैसे दिया हुआ स्टेटमेंट में वैसे मैं लिख लेता हूँ, प्लस q करना है यानी कि 9xy प्लस 12y स्क्वायर और प्लस 14x स्क्वायर। ठीक, इनको मुझे जोड़ना है, पहले मैं जोड़ लेता हूँ फिर लास्ट में घटा दूंगा। तो 12 और 9 मिलके 21 एक्स वाई हो जाएगा। अब 12 में से 10 वाई आप घटाएंगे तो 2 वाई आ जाएगा, और 14 14 और कितना है आपका, ये 18 है माइनस में, तो 14 में से 18 गया माइनस 4 एक्स स्क्वायर। अब इस चीज को हमें घटाना है इसमें से, तो हम पहले से ही माइनस कर देते हैं। तो वाई के स्थान पे माइनस 5 वाई स्क्वायर हो जाएगा, एक्स के स्थान पे प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स वाई, मतलब घटाने का मतलब माइनस करते हुए चल रहे हैं। तो 21 में से 1 जाएगा तो 20 एक्स वाई, माइनस हो जाएगा 3 वाई स्क्वायर, फिर माइनस 3 एक्स स्क्वायर। तो देखिए ये किस ऑप्शन में है, 20 एक्स वाई माइनस 3 एक्स स्क्वायर माइनस 3 वाई स्क्वायर, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक, पूरा डिटेल सोल्यूशन देते चल रहा हूँ, डिटेल आप लोग रफ कॉपी लेकर अगर बैठ के अगर इसको पढ़ेंगे तो ज्यादा आनंद आएगा। ऐसे देखने से तब बोरिंग लगता है, तब ये मन करता है कि स्क्रॉल करके आगे चले, फिर रील्स तो आज के समय में जिंदाबाद है ही। इसलिए जब भी पढ़ने बैठिए, चैनल को एक तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सीटेट के आपकी जुलाई से पहले इतने सारे वीडियोज़ मैं डाल दूँगा, इतने सारे आप कंटेंट दे दूँगा कि आप लोग का सीटेट आराम से क्लियर हो जाएगा। अभी मैं मैथ पे इसलिए ज़्यादा जोर दे रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा हम लोग का वीक पॉइंट जो बच्चों का होता है, जो साथियों का हमारे होता है, वो मैथ होता है। फिर मैथ के बाद हम लोग आ जाएँगे साइंस पे, साइंस के बाद हम आएँगे बाल विकास पे, बाल विकास के बाद पर्यावरण पे, मतलब जितने भी टॉपिक्स हैं आपके सीटेट के, हर एक टॉपिक का, हर एक पॉइंट का मैं सॉल्यूशन दूँगा आपको। ठीक? तो ऐसा नहीं कि केवल मैथमेटिक्स ही आपको इस चैनल पे मिलेगा, इस चैनल पे आपको सब कुछ मिलेगा, इसलिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि x पावर 4 प्लस 1 अपॉन x पावर 4 इक्वल टू 322 है, जबकि x आपका कभी भी 0 के बराबर नहीं है, तो x माइनस 1 अपॉन x का मान ज्ञात कीजिए। बहुत सिंपल है, देखने में केवल थोड़ा-सा भयानक लग रहा है, तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए सॉल्व कैसे करेंगे? ये अपने पास अगर इसको मैं x पावर 4 को x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर का स्क्वायर कर दूँ तो कोई इश्यू तो होगा नहीं। भाई वही चीज़ मैं लिख रहा हूँ, ना? तो इसी टाइप में इसको मैं तोड़ूँगा। देखिए, इस क्वेश्चन को मैं ऐसे कुछ लिख सकता हूँ, -2 इज़ इक्वल टू 322 के, अरे भाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। अपने पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है लेकिन 2ab तो है नहीं। तो इसको मैं अगर इस साइड ला दूँगा तो माइनस का 2ab होगा। तो इसका मतलब अगर मैं इसमें माइनस करूँगा, जो हमारा स्टेटमेंट है वो यही रहेगा। तो अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो ये से कट जाएगा, बचेगा 2, तो वही मैंने यहाँ 2 लिखा हुआ है, और यहाँ होल स्क्वायर होगा, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। अब 322 और 2 जोड़ देंगे आप तो आ जाएगा 324, ये होल स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, 324 का वर्गमूल कितना होगा? 18। अब ये स्क्वायर रूट हट जाएगा। अब देखिए हमको निकालना है x माइनस 1 अपॉन एक्स का मान, तो फिर मैं इसको उसी के फॉर्म में तोड़ूंगा कि मैं इसको लिख सकता हूँ 1 अपॉन एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, और अब मैं प्लस करूंगा 2, ठीक ना, क्योंकि माइनस रहेगा तो प्लस होगा, प्लस रहेगा तो माइनस होगा, तो इसको इस साइड ले आऊंगा मैं।
18 में से 2 निकालेंगे तो 16, तो ये x माइनस 1 अपॉन x 16 का वर्गमूल कितना आ जाएगा? 4, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ है? 15x स्क्वायर माइनस 20 26 है प्लस 8 इज इक्वल टू ax प्लस b और cx प्लस d। कितने हमारे बायो के दोस्त होंगे जिन्होंने ग्रेजुएशन बायो से कर रखा होगा, वो क्या करेंगे कि पहले इन दोनों को सॉल्व तोड़ने लगेंगे, या कोई भी बच्चा इसको ऐसे तोड़ने लगेगा, कोई भी साथी हमारा। देखिए बच्चा इसलिए आता है कि क्योंकि हम लोग कोचिंग्स पढ़ाते हैं तो वहाँ पे छोटे बच्चे होते हैं, तो इसलिए सेंटेंस में कभी बच्चा वगैरह ऐसा आ जाता है, तो इस पे आप लोग मेंशन मत करिएगा, सब साथी हैं, सब हम उम्र हैं, ठीक? तो फिलहाल आते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए यहाँ पर 15 और 8 का मल्टीप्लाई कराएंगे जैसे द्विघात संकट में कराते हैं, तो 15 कितना होगा? 120। 26 को मैं तोड़ूंगा तो क्या हो जाएगा कि गुणा करने पर 120 आना चाहिए और जोड़ने घटाने पर 26 आना चाहिए। 20 गुणे 6 यानी कि 20 छक्का 120। तो इसको मैं सॉल्व कर लेता हूँ। 20 प्लस 6 कर दूंगा, याद रखिएगा प्लस करने पे 26 आना चाहिए। ये एज इट इज आ जाएगा। देखिए ए एक्स प्लस बी और सी एक्स प्लस डी आ गया। तो स्क्वायर माइनस 20 एक्स माइनस 6 एक्स प्लस है, तो प्लस 8 इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी सी एक्स प्लस डी। कॉमन कर लेता हूँ मैं, कितना? 5 कॉमन कर लेता हूँ, तो 5 तिहाई 15, 5 चौके 20, माइनस 2 कॉमन कर लूंगा तो 5 तिहाई 15, 5 चौक, फिर यहाँ पे थोड़ा सा माइनस होगा। देखिए माइनस कॉमन किया तो यहाँ प्लस माइनस हो जाएगा। ए एक्स प्लस बी सी एक्स प्लस डी। अच्छा, तो अब हम क्या करेंगे कि 3x माइनस 4 एक ब्रैकेट में और 5x माइनस 2 अगले ब्रैकेट में आ जाएगा ए एक्स प्लस बी, और दूसरे में आ जाएगा सी एक्स प्लस डी। कंपेरिजन कर दीजिए। देखिए कंपैरिजन जब हम लोग करेंगे तो क्या होगा? देखिए तो ए का मान आपके पास आ जाएगा, मैं यहाँ लिख लेता हूँ इसको कि ए का मान जो होगा वो आपका आ जाएगा 3 यहाँ से, बी का मान आपका आ जाएगा -4, सी का मान आ जाएगा 5 और डी का मान आ जाएगा -2। तो हमें निकालना है 2a प्लस बी माइनस सी माइनस 2d। तो 2a का मान 3, बी का मान -4 और सी का मान आपका दिया है -5 -2, डी का मान भी -2। तो 3 दूना के 6 -4 -5 प्लस 4, ठीक? तो 6 4 10, 10 में से 9 जाएगा, 1 बचेगा, यानी कि इस क्वेश्चन नंबर 39 का ऑप्शन नंबर आपका पहला करेक्ट आंसर होगा। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि अगला क्वेश्चन अपना दिया क्या हुआ है और इस क्वेश्चन को हमें किस प्रकार से सॉल्व करना है, ठीक? ज़्यादा लंबा क्वेश्चन है नहीं, बस समझने वाला क्वेश्चन है। देखिए, क्वेश्चन कह रहे हैं एक त्रिभुज एबीसी है। एक ए हुआ, ये बी हुआ, ये सी हुआ और एक त्रिभुज है डीईएफ। डीईएफ। अब कह रहे हैं कि एबी जो है वो ईएफ के बराबर है, ठीक? बीसी जो है, बीसी वो डीई के बराबर है। ध्यान दीजिएगा डीई के बराबर है। तो एसी जो है वो एफडी के बराबर है, एफडी के। तो कौन सा कंडीशन सही होगा कि त्रिभुज एबीसी सर्वांग सम होगा डीईएफ के, कि त्रिभुज एबीसी सर्वांग सम होगा एफडी के,
तो मतलब नाम से आपको रिलेट करना है। तो देखिए हम यहाँ से लिए हैं, देखिए इस तरफ एबीसी लिया हुआ है तो एबीसी लिख लेंगे, ठीक? सर्वांक से मतलब सब कुछ बराबर है। अब देखिए ए बी आपका किसके बराबर था? ईएफ के, और बीसी जो था वो ईबी के बराबर यानी डीई के बराबर था। तो इसका मतलब आपका ऐसे साइकिल चल रहा है, ठीक? साइकिल किस प्रकार से चल रही है? इस प्रकार से आपकी साइकिल चल रही है, ठीक? ये कुछ इस प्रकार से ऐसे साइकिल चल रही है। तो इसका मतलब एफ-ई-डी हो जाएगा। एफ-ई-डी, देखिए एफ-ई-डी यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं आगे की तरफ, क्वेश्चन नंबर 41। देखिए, क्वेश्चन नंबर 41 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन-सा त्रिभुज एक समकोण त्रिभुज की भुजाएँ हो सकती है? मतलब निम्नलिखित में से कौन समकोण त्रिभुज की भुजाएँ हो सकती हैं? तो समकोण त्रिभुज का रिलेशन हमने बताया था कि कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। तो इसमें जो सबसे बड़ी भुजा होगी आप उसको कर्ण मानेंगे, जैसे इसको आपने कर्ण माना, फिर इसका इसके स्क्वायर का योग इसके स्क्वायर के बराबर, या इसका इसके स्क्वायर का योग इसके बराबर होना चाहिए, या इसके स्क्वायर का मान इनके इनके वर्गों के योग के बराबर होना चाहिए। तो इसका जो ऑप्शन नंबर डी होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा कि 97 का जो स्क्वायर होता है वो 72 प्लस 65 के स्क्वायर के बराबर होगा, क्योंकि इसका स्क्वायर जो होगा वो 4225 होगा और जो इसका स्क्वायर होगा वो 5104 होगा। और जब दोनों को हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो वो आ जाएगा 9409 के बराबर, जो कि 97 का स्क्वायर होगा, ठीक? तो इसका ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि किसी बहुलक के फलक 7 और 10 शीर्ष हैं, तो इस बहुलक के किनारों की संख्या क्या होगी? देखिए, फलक का आपको फिर से कितना दिया हुआ है? 10 दिया है, ठीक ना? उसके बाद वर्टेक्स का मान फिर से 7 दिए हुए हैं। और जो वर्टेक्स है उसका मान 10 दिया हुआ है। आपसे एज का मान पूछ रहा है। तो एफ प्लस बी माइनस ई इज इक्वल टू होता है 2, यूलर का फॉर्मूला। तो 7 प्लस 10 माइनस ई इज इक्वल टू 4। तो 10 17 में 2 निकल जाएगा 15 बराबर ई के। तो यानी कि जो आपका ई का मान होगा वो 15 होगा। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर आपका थर्ड करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी, ये है, ये बी है, ये सी है। कह रहा है त्रिभुज एबीसी में भुजा AB को E तक बढ़ाया गया। AB को E तक बढ़ाया गया मतलब यहाँ तक बढ़ा दिया गया। ठीक? उसके बाद CA को D तक बढ़ाया गया है। तो CA को हम D तक बढ़ा देते हैं। अब कह रहे हैं कि कोण BAD, BAD इस वाले कोण का जो मान दिया है ये वाला, ये आपका दिया है 125 अंश का। तो ये आने वाला हो जाएगा कितना? 55 डिग्री, क्योंकि एक रेखा पर 180 अंश का बनता है। और ईबीसी मतलब ये आउटर एंगल आपको दिया है 100 डिग्री का, मतलब ये वाला हो जाएगा आपका 80 डिग्री का, ठीक? तो पहला स्टेटमेंट आपसे कह रहा है कि एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु नहीं, तो ये कोण अलग-अलग है तो भुजाएँ 2 तो पहले ही अलग हो गए, तो समद्विबाहु त्रिभुज नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर पहला आपका गलत होगा। एबी बड़ा है बीसी से, देखिए एबी, तो ये अगर 80 हो गया, ये 55 हो गया, तो 80 प्लस 55 5 8 13, तो 180 माइनस 135 घटा देंगे 5, ठीक? 7 में से 3 गए 4 यानी कि 45 डिग्री का ये आ जाएगा। तो देखिए सबसे छोटा कोण ये है, तो इसके सामने की भुजा एबी छोटी होगी, इसमें एबी बड़ा कहा है तो ये भी गलत है। देखिए कोण एबीसी, कोण एबीसी, एबीसी इसका मान कितने डिग्री है? 80 डिग्री। और एसीबी, एसीबी का मान 45 डिग्री है। कहा है कि इनका अंतर
35 है इस स्टेटमेंट में। तो इनको जब घटाएँगे तो इसमें से 5 गए 5 यहाँ 3 आ जाएगा, तो ये ऑप्शन आपका सही होगा कि कोण एबीसी और कोण एसीबी का जो अंतर है वो 35 डिग्री का है। ठीक? बढ़ते हैं आगे की तरफ। अगला कह रहे हैं कि समलंब PQRS में जो समांतर है एसआर के, और पीक्यू और एसआर का अनुपात 3:2 है, मतलब पीक्यू बड़ा है एसआर। तो देखिए समलंब खींच लिया जाए। देखिए यहाँ पीक्यू हुआ, यहाँ हो गया आर, यहाँ हो गया एस। अब कह रहे हैं कि पीक्यू एसआर का अनुपात, पीक्यू अनुपात एसआर, ये है 3/2 का अनुपात। ठीक, तो इसका मतलब जो पीक्यू होगा वो हम लेट कर लेंगे 3x है, और जो एसआर है हमारा वो x है। अब कहना है कि समलंब का जो क्षेत्रफल है वो 480 सेंटीमीटर स्क्वायर है, और पीक्यू और एसआर के बीच की जो दूरी है ये वाली, ये 12 सेंटीमीटर है। तो एसआर की लंबाई हमसे पूछ रहा है। तो देखिए हम जानते हैं कि जो समलंब का क्षेत्रफल होता है ये होगा 1/2 समांतर भुजाओं का योग, इन दोनों के बीच की दूरी, और ये कितने के बराबर है? 480 के। तो 2 से काट देंगे तो 6 आ जाएगा। अब देखिए 6 8 48 80 आ जाएगा, बराबर 5x के। तो x बराबर आ जाएगा 80 के 5, काट देंगे 16 से 80, x का मान 16 आ जाएगा। अब आपसे एसआर का मान पूछा गया है, तो एसआर मतलब 2 गुणे x, यानी कि 2 गुणे 16 तो आ जाएगा 30। तो यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं आगे की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक कागज है, ठीक, जिसकी माप दी गई है कितना 88 सेमी और पूरे 10 सेमी। ठीक, अब कह रहे हैं कि इसको बगैर ओवरलैप किए हुए हम एक 30 सेंटीमीटर के बेलन में बनाते हैं, यानी कि एक बेलन बनाते हैं जिसकी हाइट 10 सेंटीमीटर। तो इसकी धारिता ज्ञात कीजिए लीटर में। ठीक ना? तो इसकी धारिता क्या होगी? तो ध्यान दीजिएगा कि सबसे पहले तो हमें ये पता करना होगा कि दोनों का जो एरिया कवरअप है वो कितना होगा, क्योंकि हमें अगर बेलन की धारिता निकालनी है तो इसके लिए बेलन की त्रिज्या का पता होना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए, सबसे पहले अगर इसका हम क्षेत्रफल निकालेंगे तो 880 हो जाएगा इज़ इक्वल टू, अब ये बेलन है, तो बेलन का देखिए पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई r इंटू h, तो 880 तो पाई का मान 22/7, r का मान निकालना है, h का मान 10 होगा, तो 0 से 0 कैंसिल, 22 दूना के 44 दूना के 88, r का मान आ जाएगा 14 सेंटीमीटर। अब आपको आयतन निकालना है। देखिए यहाँ पर इसका क्षेत्रफल और इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्योंकि इसी को फोल्ड किया गया है इसलिए दोनों को बराबर रखा गया है। तो इसका आयतन हो जाएगा 22/7, 14 गुणे 14, h का मान 10, 7 दूना के 14, 22 दूना के 44, 44 नहीं 240 गुणे 14। ठीक, तो गुणा करा लेते हैं। 0 हुआ, 2 चौका 56, 6 हाथ से लगा 5, 14 दूना के 28, देखिए 22 दूना के 44, 44 नहीं है 240 गुणे 14, यहाँ इसको कर लेते हैं। देखिए 14 शून्य शून्य होगा, 14 चौक 56 कि 6 हाथ से लगा 5,
14 दूनी 28, 28 5 33, ठीक? तो ये तो ऑप्शन में मिलेगा नहीं। एक बार इसको फिर से देख लिया जाए। देखिए, यहाँ से थोड़ा-सा गड़बड़ हुआ कि 5 गुणा के यहाँ 44 होगा। हम लोगों ने 240 लिखा है, तो 44 पूरे आ जाएगा 14, 0, 14 चौका 56, 6 हाथ से लगा 5, 14 चौका 56, 5, 61, 10 सेंटीमीटर क्यूब का, ठीक? अब इसको हमें लीटर में निकालना है, तो 1000 से डिवाइड करा देंगे, तो आ जाएगा 6.16 लीटर, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सेकंड आपका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि किसी घन का आयतन मतलब भुजा घात 3, वो दिया है 2197, तो इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब किनारों का क्षेत्रफल। तो ध्यान दीजिएगा कि घन में 2 चीजें होती है, जैसे ये आपका अगर पार्श्व पूछेगा तो आपको केवल किनारों-किनारों का पूछा है, कुल पूछेगा तो सब मिला के पूछा है। ए का मान जब आप निकालेंगे तो 2197 का वर्गमूल सब जानते हैं 13 होगा, घनमूल। अब पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 4a स्क्वायर, जबकि कुल का क्या होगा 6a स्क्वायर, 4 इंटू 13 का स्क्वायर, तो 4 इंटू 13 में 169, मल्टीप्लाई करा देंगे तो 936 की 6, हाथ से लगा 3, 6 चौक 24, 3 27 के 7, हाथ से लगा 2, 4 एक 4, 4 2 6, यानी आ जाएगा ऑप्शन नंबर आपका पहला 676, ठीक? अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कहा है, एक बार पढ़ लिया जाए कि निम्नलिखित के लिए परिसर, बहुल और माध्यक, माध्य क्या होगा? ध्यान दीजिएगा, काफी लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि इसमें पूछा क्या है। तो पूछा ये है कि परिसर, बहुलक और माध्यक जब आप तीनों निकालेंगे तो उसको निकालने के बाद जो मान आएगा उस मान का माध्य कितना होगा, ठीक? तो सबसे पहले जो हमारे पास आंकड़ा दिया हुआ है इसको हम लोग एक आरोही क्रम में लिख लेंगे। तो मान लीजिए आरोही में हम लिख लेते हैं, तो 2 एक बार आया है, 3 आपका 2 बार आया है, 4 इसमें देखिए आप लोग 3 बार आया है, 5 आपका 1 बार आया है, 6 एक बार आया है, 8 एक बार आया है, 9 2 बार आया है, 10 एक बार आया है, 11 एक बार आया है, 15 एक बार आया है और एक बार 19 आया है। तो सबसे पहले हम परिसर निकालेंगे। परिसर में आप लोग को बताया गया है कि 4 में से कब हमें निकालना होगा, तो आ जाएगा 19 में से 2 निकालेंगे तो 17। उसके बाद बहुलक, सबसे ज़्यादा बार कौन-सा अंक रिपीट हुआ है? 4 हुआ है। तो इसका बहुलक जो मोड हो जाएगा 4, ठीक? उसके बाद माध्यक, माध्यक मतलब बीच वाला मान। तो 2, 2 4, 2 6, 2 8, 2 10, 2 12, 2 14, 1 15 है, तो इसका मतलब 7 इधर से 7 इधर से निकाल दीजिए, तो बचेगा 6। तो माध्यक इसका आ जाएगा 6। तो अब हमें क्या कह रहे हैं कि आप सबका एवरेज निकालिए, सबका माध्य निकालिए, तो 70 प्लस 4 प्लस 6 आ जाएगा ना, अपॉन 3, तो 6 4 10 17 10 आ जाएगा 27, 3 3 9 27, यानी कितना बार जाएगा 9 बार। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सेकंड आपका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 48 को, एक पेडोलॉजी से है ये। क्वेश्चन क्या कह रहा है
कि माध्यमिक विद्यालय में 2 दशमलव वाली संख्याओं के गुणनफल की संकल्पना का परिचय देने के लिए कौन-सी रणनीति है? मतलब कौन-सी रणनीति आपकी सही है? देखिए, संकल्पना का परिचय देने के लिए कलन विधि का प्रयोग करना चाहिए, नहीं, कि अभी वो उससे परिचित नहीं है। क्रिया का चित्रात्मक रूप से प्रदर्शन करना चाहिए। बिल्कुल सही बात है कि जो प्रक्रिया आप कर रहे हैं, अगर उसका आप चित्रात्मक रूप से प्रदर्शन करेंगे, तो वो ज़्यादातर समझ में आएगा। ठीक? अर्थात तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 जो होगा, वो आपका करेक्ट आंसर होगा। बाकियों के पास जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 49 क्या दिया हुआ है? निम्नलिखित में से कौन-सा गणित शिक्षण का संकीर्ण उद्देश्य है? संकीर्ण यानी कि उद्देश्य है। तो देखिए, पहला क्या कह रहे हैं कि विद्यार्थियों में शुरुआती तर्क को प्रोत्साहित करना सही तो है, लेकिन संकीर्ण हमें जानना है। दूसरा देखते हैं, विद्यार्थी में कथन की सत्ता और असत्य को प्रमाणित करने की योग्यता विकास करना, ये भी सही है लेकिन संकीर्ण नहीं है। विद्यार्थियों को संख्या और संख्याओं पर होने वाली संक्रियाओं के संचालन में निपुण करना, ये भी सही है लेकिन संकीर्ण नहीं है। विद्यार्थियों को समन्वय करने की क्षमता का विकास करना, हाँ, अगर समीकरण की क्षमता का उनके विकास हो जाता है, तो वो खुद गणित के शिक्षण में धीरे-धीरे अमित हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 50 आपका देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 50 दिया हुआ है आपको कि निम्नलिखित में से कौन-सी योजनाओं में विद्यार्थियों को गणितीय प्रश्नों को हल करने की शिक्षा देने की सर्वाधिक उपयुक्त विधि है? देखिए, कौन-सी सर्वाधिक उपयुक्त विधि है? ठीक? तो पहला कह रहा है कि अनुमान और सत्यापन अभिगम को कड़ाई से प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। तो ये बिल्कुल किया जा सकता है। प्रारंभ में ही दिए गए प्रश्नों के समूह को हल करने के लिए आवश्यक सूत्रों को उपलब्ध करा देना, तो इससे उनके मानसिक विकास नहीं होंगे। अध्यापिका को शुरू में ही समस्या का हल प्राप्त करने के लिए जवाब व्याख्या कर दी, तो इससे उनका विकास नहीं होगा। विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करना, जिससे कि वे प्रश्न के दूसरे परिच्छेदों का अवलोकन कर सकें। हाँ, क्योंकि वो खुद जस्टिफाई करके सॉल्व करेंगे, तब उनका विकास होगा। यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं आगे की तरफ। अगला कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से यानी कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट को आपको पहचानना है। तो देखिए, कौन-सा इनकरेक्ट स्टेटमेंट होगा? पहला कह रहे हैं, गणित ज्ञान की संरचना में परिकल्पना की एक अहम भूमिका है। ये तो सही है, सही कथन है। गणित में अधिक तर्क प्रमुख होते हैं, ये भी सही बात है। गणित संचारण में भाषा का प्रयोग परिशुद्ध होना आवश्यक है, सही बात है। गणित की ज्ञान संरचना में अनुमान लगाना उपयोगी नहीं होता है, गलत बात है कि अनुमान लगाना ही उपयोगी होता है। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन का ये जो ऑप्शन नंबर 3 होगा, इस क्वेश्चन के हिसाब से सही होगा। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि विद्यार्थियों में गणित अधिगम का मूल्यांकन करने के लिए कौन-सी योजना वांछनीय है? ठीक, देखिए यहाँ पर आपको डिज़ायरेबल की बात कर रहे हैं कि कौन-सी योजना आपकी डिज़ायरेबल है यानी कि वांछनीय है। देखिए, पहला क्या कह रहे हैं, समानता के लिए सभी विद्यार्थियों को एक समान कार्य देना चाहिए और विद्यार्थियों के अशुद्ध उत्तर की अपेक्षा करनी चाहिए। अगला, विद्यार्थियों की अपने उत्तरों का समर्थन देने की क्षमता का महत्वपूर्ण आधार होना चाहिए। गणितीय संगत विकास मूल्यांकन क्या नहीं होना चाहिए। इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन नंबर 3 है कि विद्यार्थियों की अपने उत्तरों के समर्थन देने की क्षमता का मूल्यांकन महत्वपूर्ण आधार होना चाहिए, ये आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 53 देखा जाए, सबके सब पेडोलॉजी से ही चल रहे हैं कि एक आकृति का त्रिभुज होने के लिए शर्त है कि 3 रेखाखंड का सम्मिलन हो। सही बात है कि 3 रेखाखंड तभी बनेगा, लेकिन अब इसमें स्टेटमेंट क्या दिया है वो हमें जानना होगा। आवश्यक है किंतु पर्याप्त नहीं है। गलत, पर्याप्त है परंतु आवश्यक शर्त नहीं है, गलत बात है, आवश्यक शर्त है ये। आवश्यक और पर्याप्त दोनों शर्त है, तो इसका मतलब इसका ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट आंसर होगा। देखा जाए अगले क्वेश्चन को, तो क्वेश्चन नंबर 54 कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दीजिए। क्या
यदि n सम है तो n स्क्वायर भी सम होगा, ये भी सही बात है। यदि n स्क्वायर सम नहीं है, तो ये भी सम नहीं होगा, ये भी सही बात है। यदि n स्क्वायर सम है, तो n सम है। अच्छा, हाँ, ये भी एल्गोरिथम है, ठीक? 10th की मैथ में पढ़ाया जाता है। यदि n सम नहीं है, तो n स्क्वायर भी सम नहीं है, ये भी सही बात है। तो कह रहा है कि इसमें कौन किसका विलोम है? सी ए का विलोम है। देखिए सी क्या कह रहा है कि n स्क्वायर सम है तो n सम है, और n सम है तो n स्क्वायर सम है। ये तो एकदम सही बात है कि यहाँ पर देखिए ये कथन इस कथन का क्या है? विलोम यानी कि उल्टा है। तो इसका मतलब इसका तो ऑप्शन नंबर पहला ही आपका करेक्ट आंसर होगा, बाकी के पास जानने की कोई जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि देश बाधित विद्यार्थियों ने निम्नलिखित में से किसका उपयोग गणित शिक्षण अधिगम के साधनों के रूप में नहीं किया जा सकता है? देखिए जियोजेब्रा, टेलर से गिनदारा, इनसे तो वो सीख सकता है। जीरो कोडिंग का सब है जिसके द्वारा वो समझ नहीं पाएगा, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 56 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 56 आपका दिया हुआ है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन आपका सही है? गणित की पुस्तक में दी गई सभी प्रमेयों की उत्पत्ति से ही गणित बनता है। गलत बात है। एक व्यक्ति जो अंकगणित का परिकलन में अच्छा है, वो गणित में अच्छा होगा, और इसका विलोम तक सत्य होगा नहीं। इसमें कई प्रकार की गणितें होती हैं, तो एक ही गणित से अगर आप सफल हैं, तो अन्य में सफल होना आवश्यक नहीं है। गणितीय ज्ञान में उत्पादन अंतर्ज्ञान की भूमिका नहीं है, बहुत बड़ी भूमिका है। गणितीय कथन प्रतिबंधित, हाँ, ये स्टेटमेंट आप दे सकता है कि कोई मान यहाँ से यहाँ तक डिफेंडेबल है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 57 कह रहे हैं कि समावेशी कक्षा में पाठन अक्षमता वाले विविध बा विविध बाधित क्षमता के छात्रों के गणित अधिगम विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? देखिए कौन सा कथन सत्य नहीं है, हमें ये पहचानना है। अक्षमता का प्रभाव व्यक्ति के संख्याओं के शाब्दिक और स्थानिक के दृष्टिकोण में समन्वय करने पर होता है। फिर से एक बार देखिएगा कि पठन अक्षमता का प्रभाव व्यक्ति के संख्याओं के शाब्दिक और स्थानिक दृष्टिकोण में समन्वय करने पर होता है। तो इसका मतलब ये पहला ही ऑप्शन इसका सही दिया हुआ है, ठीक? यही कथन इसका सत्य नहीं होगा। देखा जाए अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या के विभिन्न अभाज्य गुणनखंडों की संख्याएँ कितनी हैं? देखिए 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, तो 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या वही 9,99,999। तो अब आपसे कह रहे हैं कि इनका अभाज्य गुणनखंड करिए, तो कर लेते हैं। 3 से काटेंगे तो 3, 3, 3, 3, 3, 3 आ जाएगा। फिर 3 से काटेंगे तो 1, 1, 1, 1, 1। इसको हम काट देंगे 3 से, तो आ जाएगा कितना? 3 त्रिक 9, 3 सत्ते 21, 0, 3 त्रिक 9, 3 सत्ते 21। अब ये कट जाएगा 11 से, ठीक? तो इससे भी तो ये कट जाएगा, तो इसको 7 से काट लेते हैं हम लोग। 7 पच्चे 35, 7 दूना 24, 7 नौ 63 और 7 एक नौ, इसको 11 से काट देते हैं। तो 11 छक 44, 11 अठे 88 और 11 एक 13 से काट देते हैं। तो 13 तीन 39, 13 सत्ते 91, 37 आ गया। अब ये 37 से पूरा कट जाएगा, तो 37 का नाम 37। तो कितने अभाज्य गुणनखंड आए आपके? 1, 2, 3, 4 और 5। यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो आपका राइट आंसर होगा कि इस संख्या के 5 अभाज्य गुणनखंड होंगे। देखिए क्वेश्चन है कि 8 अंक की एक संख्या है जो कि 28 से विभाज्य है, तो x माइनस वाई का मान क्या होगा? ये क्वेश्चन हमने आपको 2024 का जो पेपर पढ़ाया हुआ है उसमें भी आया था, सेम यही क्वेश्चन था। तो इसको भी हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। 1 से 9, 0,
179 एक्स है, फिर 091 वाई है और करें कि 88 से विभाज्य है। तो जब ये 88 से विभाज्य होगा तो इसको हम तोड़ेंगे, 8 गुणे 11 आएगा, मतलब ये संख्या 8 और 11 से विभाज्य होनी चाहिए और 8 की विभाज्यता का नियम ये कहता है कि अंतिम 3 अंक 8 से कट जाता है, तो संख्या 8 से कट जाएगी। तो काट लेते हैं, 8 का नाम 8 3 आ जाएगा, 8 3 11 कि 1 आएगा। यही चीज़ें हैं। तो 9 में से 8 जाएगा, 1 आएगा, फिर 1 आ जाएगा, फिर 8 का नाम 8 3 आ जाएगा, फिर y। अब ऐसा भाग कराएँगे कि जिससे कि ये पूरी तरह से कट जाए, तो 8 चौक क्या होता है 32, इसका मतलब जो y का मान आपका आएगा वो 2 आएगा। तो एक चीज़ क्लियर हो गया, y का मान आपका 2 आ गया। अब हमें 11 से विभाज्यता का नियम पहचानना है। तो 11 से विभाज्यता का नियम मैंने आपको बताया है कि ऑड संख्याओं का योग ऑड स्थान वाले और इवन स्थान वालों का जो अंतर होना चाहिए वो 11 से विभाज्य होना चाहिए। तो इसको मैं जोड़ लेता हूँ, तो 1 9 1 10 मतलब ये 10 आ गया। ठीक? इधर जोड़ूँगा तो 7 प्लस x 9 7 16 16 प्लस y और x, तो 16 2 18 18 प्लस ये x हो जाएगा। दोनों का अंतर मैं निकाल लेता हूँ। ठीक? तो दोनों का जब अंतर निकाला जाएगा, तो वो कितना आ जाएगा? 18 में से 10 गए 8 आ जाएगा, बस कितना आ जाएगा? ये x आ जाएगा। यहाँ पर देखिए थोड़ा-सा कि 7 1 9 1 10 से 11 हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे आ जाएगा ये 7, यानी कि 7x प्लस 1 आ जाएगा। 7 प्लस x आ जाएगा और हमें 7 प्लस x को अगर 11 से विभाज्य कराना होगा, तो ज़ाहिर-सी बात है इसका मान कितना होना चाहिए? 4 होना चाहिए। तो इसका मतलब आपका x का मान 4 आ जाएगा, y का मान 2 आ जाएगा। अब आपसे पूछे हैं x माइनस y, तो x माइनस y का मतलब 4 में से 2 गए 2, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सेकंड आपका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि यदि मान लीजिए a बराबर है आपका 11/13, b बराबर 13/14 और c बराबर 15/17, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? देखिए 11/13 ये क्या होगा? 11/13 अगर हम भाग कराएंगे तो 13 और फिर 13 चौका 52, ये तो हम निकालेंगे तो 13/14 यानी कि ये 0.92 आ जाएगा और 13/14 जब हमने सॉल्व किया और सी का मान जब हम लेंगे यहाँ से 15/17, तो ये आ जाएगा 0.88। ठीक, तो हमें बताना है वही आरोही-अवरोही का क्रम है, वही क्रम दिया हुआ है तो उसी में पहचानना है। तो देखिए इसमें सबसे छोटा कौन होगा? 11/13, ठीक, उससे बड़ा कौन होगा? 15/17, फिर उससे बड़ा 13/14। तो 11/13 14 13/14, इसका मतलब इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन नंबर थर्ड होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। तो इस तरह से सीटेट जनवरी 2021 के पेपर को हमने अच्छी तरह से सॉल्व कर लिया और पूरी तरह से समझ लिया है। उम्मीद है कि आपको ये पूरी क्लासेस समझ में आई होगी। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फ्रेंड, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।